सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम अक्षय है। ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। सवाल भगवान ने पूछा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषीय क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए या नहीं। ये पहला नहीं आखिरी सवाल है। और अभी ये कपड़ों से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं। मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ और बाकी इन्होंने बाकी सवाल लिखे हैं कि विवाह वगैरह के लिए कब प्रयासरत होना चाहिए। आपकी कुंडली 1992 की है। विवाह की स्थिति तो बनती ही है। दशा चंद्रमा की चल रही है। और मैं एक बात बताऊं तो वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरु भी ठीक नहीं गए हैं। गुरु बोल रहा हूं, सूर्य भी ठीक नहीं गए हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच के थे। अलग बात है कि वो नीच भंग हुआ है उनका, पर शुक्र भी तो वृश्चिक के बैठे हैं। इस कारण से बीमार आप रहते हैं पेट से, क्योंकि गुरु यहाँ अष्टम में बैठे हैं तो पेट से संबंधित समस्या देते हैं। अष्टम के गुरु खराब नहीं होते, लेकिन वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं। पर कब देते हैं? जब चंद्रमा और सूर्य दोनों ही परेशान हो या चिंतित करते हो। तो आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है वो पापक है और दूसरा सूर्य भी आपकी कुंडली में नीच के, लग्नेश भी 12वें, अब हैं तो 12वें भाव के भी तो अधिपति। इस वजह से वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और चंद्रमा जो है वो धनु के बैठे हैं, जिसका अधिपति लाभ भंग योग लगा रहा है। लाभ भंग हुआ और कम पैसों पे नौकरी करने की नौबत पड़ती है। तो ये आपकी कुंडली में ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ठीक नहीं हैं। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मंगल को यहाँ देखिए, मंगल ठीक नहीं है। पंचम भाव में नीचाभिलाषी, द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम में, धनेश अष्टम में बैठ जाएंगे तो धन कमाने में, धन को मशक्कत से प्राप्त करवाते हैं। लग्न के अधिपति 12वें और शुक्र और बुध जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में। अब इसको समझते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा मूल के बैठे तो सबसे पहले तो यहाँ पे समस्या हो गई। उसके बाद आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो स्वाति के बैठे हैं, तुला राशि के। अब तुला राशि के सूर्य खराब भी नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि पापक ग्रह या क्रूर ग्रह जो बनते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा, वैसे तुला के सूर्य कभी भी खराब नहीं होते। हाँ, पर वो किन मामलों में परेशानी करते हैं कि जब आपकी कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित या लीवर से संबंधित समस्या अगर हो रही हो तो आपको दो ग्रहों को अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले सूर्य को और दूसरे नंबर पे गुरु को। ये बार तो ये चीज़ जो है वो सामने से देख लेने की आवश्यकता है। पर ये दोनों ही ग्रह अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर बनते हों तो भरोसे के साथ आपको अपने भोजन में शहद का, अपने भोजन में हल्दी का, अपने भोजन में जल का, अपने भोजन में मिट्टी के पात्र का, अपने भोजन में तांबे के पात्र का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। मतलब आप इतना भी ज़्यादा ना बढ़ा देना कि वो दिक्कत करने लगे, पर आप इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। इससे तीनों ही तत्व बैलेंस हो जाते हैं। इन्होंने पूछा है कि देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आजकल जो है वो किस तरीके से चीज़ों के, लोगों के ऊपर भौतिकता हावी है। क्या मैं बहुत पैसे वाला बन पाऊंगा? पहले बहुत कॉन्फिडेंस था खुद पर, अब सब धाराशायी लगता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी कब होगी? सबसे पहले तो अगर अच्छी गाड़ी आपके पास होगी तो कंपनी वाले क्या करेंगे, और अच्छा घर आपके पास होगा तो फिर आर्किटेक्ट क्या करेगा? विचार करिए। कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आप अच्छा बनाएंगे तो उससे अच्छी चीज़ और ये मानव जो है वो बना लेगा। फिर आप सोचेंगे उससे अच्छी वाली ले लेता। तो सबसे पहले तो अच्छा कुछ भी होता नहीं है। ये घड़ी फूटी है और मेरे नाना जी की है और चलती भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, नहीं चलती, बंद है, और इसका शीशा भी फूटा है। मेरे बड़े भाई के, जो बड़े भाई साहब हैं, उनका बेटा जो है वो फोड़ दिया था। अभी तक बंद है, वैसे भी बनाया भी नहीं और ऐसे ही चल रहा है। पर कार्यक्रम में जो है वो बनाने के लिए बैठ जाता हूँ, पहन के भी जाता हूँ तो यहीं ऐसे ही पहन के जाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? और ये कोट आप जो देख रहे हो ये सर्दियों का है, गर्मी के लिए अलग से नहीं सिलवाया मैंने। और ये सफ़ेद कुर्ता पता है, मात्र मेरे पास 3 ही है। शुरुआत के कार्यक्रम में तो 2 ही होते थे। 50 रुपये मीटर का खरीदा था मैंने, और ये भी बहुत सस्ता ही है, एकदम सस्ता। तो ये चीज़ें आपको कभी पूरी नहीं होने देंगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, दरअसल इस चीज़ को ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे आपको बताऊं। मैंने कुछ दिन पहले, आप लोग मेरे कार्यक्रम जो लोग देखते हैं वो वस्तुतः अपने आप को भौतिकता के दृष्टिकोण से मैं आपको कभी भी चिपकने को नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं चिपकने को कहूँगा। आप जितने ही सरल विचारधारा के साथ ज़मीन से जुड़ करके काम करेंगे और जितनी तृप्ति आपको उसमें मिलेगी, इन महंगी चीज़ों पे आप कभी भी नहीं जा सकते। हाँ, आपकी सुविधा अवश्य ही होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे अगर मेरे पास जिस चीज़ से मैं काम करता हूँ, जैसे मेरा कैमरा, जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन, जैसे मेरा लैपटॉप, ये चीज़ें मुझे अच्छी चाहिए, ख़राब नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काम प्रभावित ना हो। लेकिन अगर मेरा काम इससे चल रहा है तो फिर मुझे किसी मैकबुक वगैरह की आवश्यकता भी नहीं है, अगर मेरा काम इससे चल रहा है तो। अगर मुझे रहने के लिए घर है तो मैं उसको ही क्यों ना बहुत सुंदर बना लूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। मैं जहाँ रहता हूँ ये किराए का मकान है, और ये किराए के मकान में मैं आप लोगों में से बहुत अच्छे से कह दूँ तो आप लोग, अगर मुझे 10 लोग देख रहे होंगे तो 10 लोग में से 9 लोग इस कमरे में, इस घर में आना नहीं चाहेंगे। बाहर से इतना देखने में खराब लगता है, इतना खराब है। और ये इतना खराब लगता है कि चंदा मांगने वाले मेरे घर पे नहीं घुसते, बाहर से निकल के चले जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि दक्षिणामुखी है और इसने ही मुझे प्रगति दी है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है और सब कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत आपका काम होना चाहिए। आप उलझन में ना रहिए और इन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आपको उलझा लेंगी। पंच इंद्रियों का सुख कभी भी तृप्त नहीं होने वाला होता है। प्रवृत्ति के मार्ग से निवृत्ति के मार्ग को तलाशने की आवश्यकता है। मैं ये बैठ करके आपको सिर्फ भाषणबाजी नहीं करता, पर वस्तुतः मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ। आप मेरा बिस्तर कभी आ जाना दिखा दूंगा, या कभी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं कैसे रहता हूँ, ऐसे कोई ब्लॉग टाइप का बना के। मेरा बिस्तर जो है वो एक ऐसा इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। ये मतलब एक बेंच है, बेंच जिसमें आप एक बार में अगर ऐसे करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, और वो ऐसे टेढ़ा है, ऐसे बीच में से ऐसे ढुलका है। मेरे भाई साहब कहते हैं अब तो बिस्तर बदल लो। मैंने कहा नहीं ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बिस्तर पे सोता हूँ। मम्मी पिताजी के लिए बड़े अच्छे बिस्तर लगाए हैं, पर मैं सोचता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बिस्तर जो है वो, और इतना कठोर कि आप बैठेंगे तो आपके पिछवाड़े में दर्द हो जाए, इतना है। और ये तो इतना ज़्यादा है कि मतलब पूछो ही मत। तो मेरे बिस्तर पे तो दूसरा कोई बैठ ही नहीं सकता। अभी भी ठंड के दिन का कंबल जो है वो अभी तक उस पर डला हुआ है, और जो जैकेट वगैरह पहनता हूँ बिल्कुल ही सामान्य है। तो आपकी पहचान कभी भी, मैं कहूँगा, इन सब चीज़ों पे मत उलझिए, और ये चीज़ें आपको और भी गरीब बना देंगी, क्योंकि आप पूर्ति करने के पीछे भागोगे और फिर वो गरीब बना देंगी ना, कभी नहीं। विचारों से अमीर होने की आवश्यकता है, नंग बदन नहीं घूमना चाहिए। पर चलो ठीक है, वस्त्र ऐसे हैं कि साधु संतों की तरह आप जीवन बना लो। क्यों ऐसा भाव प्रकट हुआ कि व्यक्ति जो है वो बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, मुझे बड़ा बच्चा बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, आप जवाहरलाल नेहरू नहीं है कि हर दरवाजे पे आपके गाड़ी रहेगी, जहाँ से निकलेंगे वो तो फालतू की बात थी। तो कार्तिक माह में आप जन्मे हैं, और कार्तिक माह में जन्मे हैं इस वजह से व्यक्ति को अपने नेचर पे और भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो कई बार लोग आपको अपने मन का कह देंगे। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, और यहाँ पे राहु और शुक्र के कारण ही व्यक्ति भौतिकीय दृष्टिकोण से युक्त होता है। लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में शनि सूर्य को देख रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ ठीक नहीं। आपने पूछा सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में नहीं है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपकी कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, और सूर्य तो पहले ही नीच के हैं, मैं नहीं मानता कि ये सूर्य का नीच भंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। राहु के साथ शुक्र आपको खाली व्ययी बना रहा है, और जितना ज़्यादा हो सके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, वो आपको तृप्त रखेगा, वो आपको शांत रखेगा, वो आपको गंभीर बनाएगा, वो आपको चिरंतन सत्य की तरफ लेके जाएगा। हाँ, अलग बात है कि उसमें थोड़ा क्रोध हो जाता है। जब आप जितने ही आप ब्रह्मचर्य व्रत के निकट जाते हैं, आप उतने ही शुद्ध होते हैं और उतने ही परिपक्व होते हैं, उतने ही ज्ञान की वृद्धि होती है, उतना ही ज़्यादा आप तार्किक होते हैं, और उतने ही ज़्यादा आपके क्रोध की अधिकता भी होती है। कई बार ऐसा होता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति की कुंडली में धन के आगमन की स्थिति एक जैसी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बार घटती बढ़ती रहती है। ये बात भी आपकी कुंडली में लागू हो रही है इस वजह से भी। और दूसरा, सूर्य और गुरु अच्छे नहीं बैठे हैं, और दशम भाव से शनि का संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा है, और उसके बाद मंगल भी नीचाभिलाषी हो रहे हैं। राहु केतु तो चलो फिर भी ठीक बैठे हैं, पर नीच के बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी कमज़ोरी है। तो कुंडली में थोड़ी कमज़ोरी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी 12 है, 12वें के अधिपति है। बाहर जाना चाहिए, आप जन्म स्थान से दूर जाइए, जितना ही दूर जाएंगे उतना ही काम बढ़िया होगा।
मूल नक्षत्र में जन्मे होने के कारण भी व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होती है स्त्रियोचित हो जाता है, उसका विचार और उसके मन, उसके भावनाओं का कई बारंबार बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बना पाता, उसको फंक्शन नहीं कर पाता, या उसको डिटर्मिनेशन की कमी होती है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति है तो बहुत अच्छे प्रवृत्ति का, राक्षस गण के होने के कारण उसको भविष्य की चीज़ें दिखती हैं, और साथ ही साथ क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण दबंग हो जाना, क्रोध में आ जाना। और ये जो बात आपने पूछा हुआ था मुझसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये क्यों था? ये क्षत्रिय वर्ण और उसी के कारण, क्योंकि वही आपको जो है वो आकृष्ट करती हैं चीज़ें, तो उसमें कोई आपका दोष नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी प्राप्त होने वाली चीज़ में है, बैठे हुए हैं, तो लालच बनाते हैं, प्रवृत्ति वो लालच वाला है। तो धनु राशि ऊपर से 7.5 का प्रभाव है, और राहु जो है वो शुक्र के संग बैठे हैं, तो ये प्रवृत्ति यहाँ से निकल के आती है। वस्तुतः इसके ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कई बार आप इन सब चीज़ों के गुलाम बन जाएंगे और लगातार हाँफने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए आप भागेंगे, और जब आप भागेंगे तो हाँफेंगे। इस वजह से बढ़िया है कि धीरे धीरे चाल चलो, और धीरे धीरे अपनी गति से, आप अपनी गति पे ध्यान रखिए। दूसरों की गति को ध्यान में रखेंगे तो फिर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगेंगे, और जैसे ही आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो आपको ऐसा लगता है, फिर आप अपनी चाल भूल जाते हैं, और फिर दूसरों की चाल के अनुकूल आपको चलना पड़ता है, विवशतावश ऐसा। तो इस वजह से ना तो अपने को वर्कर के साथ ऐसा कोई कंपैरिजन करने की आवश्यकता है, ना तो अपने कलीग वगैरह को देख करके अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अपनी गति से चलिए। और एक बात और बताऊं, अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, मतलब जो ग्रह आपके ऊपर से एक्टिव है अभी वो चंद्रमा है, और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब आप जब गौर करेंगे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, पर इनको यहाँ का दोष नहीं लगता, लेकिन वस्तुतः हैं तो सप्तम और छठवें भाव के अधिपति। तो ग्रह जो है वो सबसे पहले किससे प्रभावित होता है? सबसे पहले कोई भी ग्रह अपनी राशि से प्रभावित होता है, तो अपने भाव से प्रभावित होता है। तो वो भाव कहाँ बन गया? सप्तम भाव में। वो भाव कहाँ बन गया? छठवें भाव में। अब इस भाव के अधिपति होकर के और एकादशवें में बैठ गए, तो ये दारिद्र दोष पैदा करते हैं। लाभ भंग योग पहले ही लगा था, सूर्य नीच के पहले ही हैं, और दशमांश कुंडली में गुरु सूर्य आपको इतना ज़्यादा वैचारिक रूप से आपको इतना नैतिकीय बना देते हैं कि आप कभी किसी को ठगने के बारे में, कभी किसी को लालच की दृष्टि से, कभी भी किसी को जो है वो गला काट करके अपनी जेब भर लेने की दृष्टि कभी आपके पास है नहीं। इस वजह से भी कई बार आप पिछड़ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा जो है वो मोरालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप नैतिकीय तत्वों से युक्त ग्रह से प्रभावित हैं, और आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जो है क्रूड प्रैक्टिकल बना देता है। वो दरअसल वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बना देता है, लेवल पे लेके चला जाता है। तो किसी भी चीज़ में बैलेंस की आवश्यकता आपकी कुंडली में मैं कमज़ोरी से देख रहा हूँ कि उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब आपने जो है वो, अगर आपने कहा कि मुझे लीवर की समस्या थी या पेट से संबंधित समस्या रही थी एक वक्त पे, या अभी भी रहती है, तो वो इसलिए होती है प्रभु जी क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, आपकी कुंडली में गुरु अष्टम में बैठे हैं। मैंने अभी शॉर्ट्स में बनाया था कार्यक्रम कि गुरु अष्टम के कभी खराब नहीं होते, शुक्र छठवें के कभी खराब नहीं होते, बुध छठवें के कभी खराब नहीं होते, पर वस्तुतः ग्रह निश्चित रूप से खराब नहीं होता, पर है तो वो 8वें भाव में, और भाव का अधिपति भी तो 8वें में जाएगा, तो भंग योग लगाए। तो इस कारण से कम पैसों पे विपरीत परिस्थितियों का अवलोकन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आप रिस्क में नहीं जा सकते। व्यवसाय आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से कन्या से बढ़ करके तुला की तरफ बढ़ रहे हैं गुरु, और वो 10 डिग्री के हैं, अवस्थागत अच्छे हैं, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, खराब वो भी नहीं है। सूर्य आपको कंफ्यूज कर रहा है, पर डिग्री वाइज वो भी ठीक है, तो सूर्य डिग्री से ठीक है, परिणाम वो 100% देंगे, और उनको आपने भोगा भी है। पर बीमार आपको दरअसल सूर्य ने ही किया था, क्योंकि तुला के बैठे थे, और वृश्चिक के क्यों कारण उसका बताता हूँ। सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए, और जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में बैठ करके आपको इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है कि आपके लिए हर एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, और हर एक चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं जितना नहीं करना चाहिए। और जिस राशि में सूर्य बैठे उसका अधिपति राहु के संग वृश्चिक राशि में नीच का होकर के बैठा, मतलब रोग की राशि में बैठा, नीच का नहीं, राहु यहाँ नीच के हुए हैं वृश्चिक राशि में। और बुध जो है वो व्यापार, मतलब आपको कुछ अपना व्यापार करना चाहिए जहाँ पे समाज के लोग आपके पास आ जाएं। जैसे आपकी कुंडली के आधार पर आप जो हैं वो अभी के आधार पे आप दूध दही से संबंधित, खाने पीने से संबंधित
होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, जौहरी और जवाहरात से संबंधित, जौहरी वाला काम। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पे मैं एक बात कह दूं तो आभूषण, बर्तन, खाने पीने से संबंधित फलों की दुकान, या फिर आपकी कुंडली में धन का लेन देन, ये भी कर सकते हैं। बोल करके भी धन कमा सकते हैं, पांडित्य का कर्म कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। ज्योतिषी बनने के लिए भी आपकी कुंडली में योग हैं, लेकिन अगर वो और भी ज़्यादा लग्न पे अगर हो जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपकी कुंडली में गुरु लग्न को देख नहीं रहे हैं पर लग्नेश को देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि लग्नेश पे है और गुरु द्वितीय भाव में देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको मशक्क़त तो करनी होगी, मेहनत वहाँ भी होगी, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, गुरु जो है वो कन्या राशि के बैठे, शत्रु की राशि में, राहु सूर्य के साथ, शुक्र के साथ बैठ रहे हैं और शनि 12 में। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें बनी हैं ये आपकी कुंडली में अच्छी बनी है और गुरु का बल उसके पास है। अगर आप चाहें तो ज्योतिषीय क्षेत्र से जरूर ही, कर्मकांड से जरूर ही, और निश्चित रूप से कर्मकांड का क्षेत्र तो बड़ा आसान है, ज्योतिष का क्षेत्र तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, कई बार आपको वहाँ प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन कर्मकांड और ज्योतिष का क्षेत्र आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बनता है 100%। इसको मैं और भी ज़्यादा अच्छा कह सकता था, पर क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक बन रहा है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो आपको लालची बना रहा है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आएंगे तो लालच से मुक्त होकर के, और वस्तुतः ये ऐसी विधा नहीं है जो आप मैट्रिक और इंटर और इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद भी कई बार, हालांकि कई बार बहुत सारे, आज तो इंटरनेट के ज़माने में कोई भी प्रसिद्ध हो जा रहा है, तो ये बात है, पर वस्तुतः संस्कार से युक्त होकर के जो ज्योतिष विद्या और ज्योतिष का फलादेश होता है वो बड़ा ही परिपुष्ट होता है। तो अगर वैसा हो तब तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप ये सारा काम भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में आप पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि गुरु पे है और गुरु जो है वो पंचम भाव से केंद्र में है, तो पढ़ाने का काम आपकी कुंडली में बनता है। नौकरी की तैयारी मत करिए, नौकरी के योग नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे बढ़िया व्यवसाय, आप चाहे कुछ भी करिए, व्यवसाय बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप की कुंडली में बुध यहाँ बैठा है, शनि जो है वो स्वग्रही है, और सबसे अच्छी बात कि शनि आपकी कुंडली में यहाँ भी मित्रवत होकर के चंद्रमा के साथ और बुध के साथ जो संबंध है वो केंद्र का ही बन रहा है। बुध स्वग्रही, अब व्यापार ही करिए। यहाँ पे शुक्र जो है वो मित्र की राशि में और बुध यहाँ भी अपनी राशि में, इस वजह से बुद्धि लगा करके, बोल करके, मंत्रोच्चार करके आप निश्चित रूप से धन कमा सकते हैं। अगर पांडित्य का काम करना होगा तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, बहुत अच्छे संस्थाओं से मैं आपका परिचय करा सकता हूँ और बड़े अच्छे विद्वान और प्रकांड विद्वान से मैं आपका परिचय करा सकता हूँ। तो निस्संदेह अगर ऐसी कोई बात होगी जिसमें आप कर्मकांड के क्षेत्र में उतरना चाहें तो वाराणसी के बड़े शुद्ध हस्त जो विद्वान हैं उन लोगों से, जो मेरे लिए भी पूजनीय हैं, उनसे भी संपर्क हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली ये रही, चंद्रमा की दशा है, अभी तो परेशानी में रहनी है कि स्थिति बन रही है, पर वस्तुतः आप थोड़े ठीक हो जाएंगे 24 के बाद, जब शनि आ जाएंगे तब, बुध आ जाएंगे तब व्यापार ठीक चलने लगेगा। अभी है आपकी कुंडली में 36 वर्ष, अभी तो आप 1992 के हैं, अभी है, मतलब करीब आप मान के चलिए कि अभी आप कितने साल के हो गए, 1992 के हैं, तो 40 साल के बाद ही कम से कम बहुत ज़्यादा व्यक्ति मजबूत होता है, 40-42 साल के बाद, क्योंकि नक्षत्र जो है वो मूल का है और लग्न में एक ग्रह यहाँ, एक ग्रह यहाँ, दो ग्रह यहाँ, 1 2 3 4 5 6 घर में सारे ग्रह, तो 40 साल तो कम से कम लेंगे ही लेंगे ये आपके। और दूसरा है कि दशमांश कुंडली में लग्नेश जो बैठे हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं, तो धर्म के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, और सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे आपकी कुंडली में लालच ये सूर्य ही पैदा कर रहे हैं नौकरी के क्षेत्र के लिए। गुरु सूर्य बैठे हैं, आप फलों की दुकान भी कर सकते हैं, कानपुर और लखनऊ से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वो, तो आप फलों की दुकान बहुत अच्छा, फलों की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। ज़मीन की खरीद बिक्री का काम भी आपकी कुंडली में बनता है और बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनेगा, तार का बिजनेस बहुत अच्छा बनेगा, बर्तनों का कारोबार मैंने बताया है वो भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा, आभूषण वगैरह मैंने बताया है, ये चीज़ आपकी कुंडली में बनेगी। माता जी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, मैंने तो इस पर सूत्र ही बनाया था, चतुर्थ भाव के केतु, माता को कोई ना कोई दवाइयाँ अवश्य लेनी पड़ेंगी, खास करके जब चंद्रमा पापक हों या अच्छे हों या पापक ग्रह से दृष्ट हों, तो निश्चित रूप से, क्योंकि पीछे राहु आगे शनि, तो माता का कारक पापकर्त्री में, और माता भाव जो है वो जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट है, केतु से प्रभावित है, इस भाव का अधिपति राहु से प्रभावित है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो है वो कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा, ये बात तो दिख रही है। गुरु का प्रभाव शनि पे, ये आपको लालच पैदा करता था सरकारी नौकरी के लिए, और यहाँ पे भी वो लालच बना रहा है,
लेकिन वो है नहीं। वो बस आपको मतलब जैसे मैंने कहा कि क्या मैं ये बन जाऊंगा, तो मैंने कहा हाँ, पर क्या मैं पक्के तौर पे बन जाऊंगा, मैंने कहा नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें, मतलब उतना वो मजबूत नहीं है कि आपको बना के ही छोड़ेगा। तो आपका जो ध्यान है वो उधर से हटा करके अगर खुद के व्यवसाय पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर खुद का कारोबार भी आपको स्थापित करना होगा तो 24 के बाद ही कुछ करना है। अभी तो आप चुपचाप जहाँ है वहीं बैठ करके गल्ले पे काम करिए, अभी कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। षडबल में शनि बलवान है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट आपकी कुंडली में 24 के बाद ही आएगी। दाम्पत्य वगैरह में विवाह के योग आपकी कुंडली में 23 के 8वें महीने के बाद बनेंगे, जब गुरु आएंगे। लाभेश विवाह कराते हैं, हालांकि उस समय भी आपकी मशक्कत रहेगी क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति हैं गुरु, विवाह करा लेंगे, लाभेश हैं। थोड़ी बहुत समस्या जरूर बनेगी क्योंकि षष्ठेश बैठ रहे हैं तो दारिद्र्य दोष और शनि की दृष्टि यहाँ पे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे, और गुरु शनि का संबंध है, थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। आप सत्य बोल देते हैं तो कड़वा भी बोलते हैं और गंभीर भी हैं, दोनों ही। और व्यक्ति दुखी भी है थोड़ा सा, उसको कभी भी कोई चीज़ से सुख नहीं मिलता है क्योंकि कुंभ वाले और मीन वाले थोड़े दुखी होते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। आपकी कुंडली में राहु और केतु के दशाओं में चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, मंगल के बाद राहु, तो आधा अच्छा आधा बुरा। ये बात मैंने इतनी सारी बताई। अब आपको मैं आपकी कुंडली में तत्वतः आपको अब अलग तरीके से बता देता हूँ। जैसे सूर्य आपकी कुंडली में तुला राशि में, और ये जो राशि है वो वस्तुतः उनको सूट करती है। क्यों सूट करती है? कुछ मामलों में वो वस्तुतः भले ही नीच के होते हैं पर अप्रसन्न नहीं होते, अप्रसन्न नहीं होते। और एक बात आपको मैं बता दूं तो वस्तुतः जो स्थिति उनकी बन रही है डिग्री में, वो बड़े अच्छे बैठ रहे हैं और राशि के अधिपति से निकट ही बैठे हैं। भेद भी नहीं है, भाग्य भाव में सूर्य कभी भी खराब होते भी नहीं है। मैं तो ये बात कई बार कह चुका हूँ। व्यक्ति को धार्मिक और बहुत ही अच्छी बुद्धि का बना देते हैं, यथेष्ट बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। चंद्रमा भी आपकी कुंडली में 50% का परिणाम करेगा, लेकिन वो जला रहा है आपको वो आग पैदा कर रहा है। भागने की जो लत लगी है, जो भागने की इच्छा है, वो दरअसल चंद्रमा से ही आ रही है। तो उसको थोड़ा शांत करिए, शिव जी के मंदिर वगैरह जाया करिए। मंगल आपकी कुंडली में, उसके पास बल कमज़ोर है क्योंकि डिग्री में वो कमज़ोर हो रहा है, तो आपसे मेहनत ज़्यादा खींच रहा है, तो आपकी ऊर्जा और आपका रिसोर्स ज़्यादा जा रहा है। इस वजह से बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनके मंदिर का दर्शन करिए। बुध और गुरु आपकी कुंडली में आपको दरअसल वो कई बार व्यापार करने में भी दिक्कत करते हैं, कई बार अच्छी चीज़ें खो जाती हैं, जीवन का होप कमज़ोर हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा कमज़ोर हो जाती है, जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रभाव अभाव ये सब देखना पड़ता है और कमज़ोरी से देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी थोड़ी होती हैं क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए नीच का है, तो व्यय पे उनकी दृष्टि अच्छी पड़ी नहीं और व्यय बना रहा क्योंकि शनि है। तो इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो गलत जगह पे तो व्यय नहीं करता, पर निसंदेह किसी दूसरे के कारण उसका व्यय ज़्यादा होता है। कई बार प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने जैसी बात होती है। और गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, इस वजह से आपका एजुकेशन, संबंध, पैतृक संपत्ति, पिता का लाभ, वाणी, एजुकेशन वगैरह और संबंध कुटुंबजनों का ये ठीक होता है। विचार अच्छे होते हैं, स्वभावगत व्यक्ति अच्छा होता है। और यहाँ की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ के अधिपति अगर शुक्र यहाँ नहीं देखते तो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव भी खराब हो जाता, लेकिन वो खराब नहीं है क्योंकि उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है और गुरु का बल उसके पास है। कम से कम एक शुभग्रह नहीं, 2 शुभग्रह, 3 शुभग्रह नहीं, 4 शुभग्रह का प्रभाव होगा क्योंकि यहाँ केतु शुभग्रह की राशि में, राहु शुभग्रह की दृष्टि देखेंगे, शुक्र शुभग्रह, बुध शुभग्रह, गुरु शुभग्रह। तो ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, ये बात बनती है। तो ये गुरु और बुध की बात रही। शुक्र आपकी कुंडली में और शनि अवस्थागत 50% का परिणाम करेंगे। उस दौरान आपको अनुभव लेना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑब्जर्वेटिव बनिएगा। उस दौरान बहुत ज़्यादा बोलिएगा मत, सुनने का प्रयास करिएगा। राहु और केतु की दशा के बारे में मैंने बताया, आधे अच्छे आधे बुरे, लेकिन राहु आपकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं है, वो बड़े अच्छे बने हुए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। दरअसल आपकी कुंडली में बलाबल के आधार पर अगर बात कहूँ तो किसी भी ग्रह को बहुत ज़्यादा बल नहीं मिला है। बहुत जैसे होता है कि एकदम एक्सट्रीम बहुत बढ़िया बने, तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा नहीं बैठा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। नक्षत्र के आधार पे भी बात कहूँ या यहीं पे अगर बात करेंगे तो यहाँ राहु बैठ जा रहे हैं, तो आपको ये बाहर ले जाने में कई बार मेष राशि के राहु अगर बैठ जाएं तो व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज भी रहता है कि दूर जाऊं, निकट जाऊं, या कई बार उसकी परिस्थिति बनती ही नहीं है कि वो अपने मन में जो चीज़ सोच रहा है वो कर पाए या हो पाए, क्योंकि वो होगा नहीं। यहाँ लग्न के अधिपति जो शुक्र हैं वो भाग्य भाव में नहीं बैठे होते तो आपका ये काम भी नहीं चलता, और सूर्य अगर कुंभ राशि के नहीं बैठे होते तो आपकी सरकारी नौकरी की लालच नहीं जाती। पर मैं इतनी बात कहता हूँ भाई जी, अब चुपचाप सरकारी नौकरी को छोड़ करके अपना काम करिए, अपना काम बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं कुछ आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे
आपकी कुंडली के लिए अगर कोई भी नाम रखना होगा तो तुला राशि से अपनी दुकान का नाम या अपने प्रतिष्ठान का नाम रखिएगा। आपकी कुंडली के लिए 9 तारीख अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली के लिए शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र कारक होते हैं, मंगल अच्छे नहीं होते, गुरु भी बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं। हालांकि लाभेश और धनेश होकर के अगर धन भाव और इस भाव से केंद्र में बैठे हैं तो खराब नहीं होगा। केंद्र में ही बैठेंगे, सप्तम सप्तम के हैं ना, तो ठीक है। मतलब गुरु आपकी कुंडली में बैठे अच्छे हैं, पर उनका भाव जो है वो उसको प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण आपको पेट का रोग ही बना रहा है। पर अभी आपकी कुंडली में धीरे धीरे जैसे जैसे चंद्रमा की दशा बीतेगी वैसे वैसे आप ठीक होते जाएंगे और स्वास्थ्य भी ठीक होता जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक होम्योपैथिक दवाई की है, तो निश्चित रूप से अगर घर में आपकी कुंडली में जो देख रहा हूँ उसके आधार पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथ ज़्यादा फायदा करेगा। राहु, शुक्र और बुध ये सब आपके जीवन में अवरोध के कारण भी बन रहे हैं नक्षत्र के आधार पे। शनि जो है वो आपको इमोशनल ज़्यादा बना रहे हैं, वही खर्च करने वाली बात जो बताई थी। चंद्रमा आपके जीवन में रोड़े और कई बार आपको भी स्त्रियोचित स्वभाव का बना रहे हैं। मंगल आपके अंदर इतना ज़्यादा वाक्पटुता, धार्मिकपना और बहुत ज़्यादा नैतिकीय तत्वों से युक्त हो जाना, मंगल और सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में ऐसा बना रहा है। लग्न के अधिपति का 12वें जाना, पर स्वग्रही अच्छा होगा, बाहर जाने के लिए ठीक रहेगा। धन के अधिपति का धन को देखना धनवान योग बनाएगा। पराक्रम के अधिपति का जन्म कुंडली में 3रे में जाना, यश कीर्ति मान सम्मान में मेहनत करने के बाद, नौकरी मेहनत करने के बाद लगे और काम बनने में दिक्कत हो, और संतानोत्पत्ति में भी कभी कभी बाधाएं आएंगी। चतुर्थ भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति वगैरह तो इकट्ठा करेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र की दृष्टि है, वो बात मैंने कही है, और स्थिर संपत्ति भी प्राप्त होगी। अगर उसको करना होगा कभी तो शुक्र की दशा और गुरु की दशा में आप ये काम कर सकते हैं, या शनि की दशा में भी कर सकते हैं। पंचम भाव के अधिपति ये बढ़िया होगा, बुध आपकी कुंडली के लिए अच्छे होते भी हैं। 6वें भाव के अधिपति दारिद्र दोष, ये ठीक नहीं होता। ऋण वगैरह लिए हैं तो उसको चुकता करने का प्रयास ज़्यादा करिएगा। बहुत ज़्यादा लेकर के किसी दूसरे से अपना काम मत चलाइएगा, जितने में है उतने में काम करिएगा। शौक पूरे करने के लिए ऋणी होना आवश्यक नहीं होगा। 7वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्यशाली, पत्नी जो है वो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी वाली तो नहीं लेकिन गृहिणी ही देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति या व्यवसाय आपके साथ वो करने वाली बन सकती है। यहाँ पे बात कहूँ तो अष्टम भाव के अधिपति का तृतीय में अपने भाव से तृतीयस्थ जाना शुभग्रह होकर के, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का करियर थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहता है और उसमें दिक्कत मशक्कत झेलनी पड़ती है। ये एक सामान्य सी बात है। जो बात मैंने बताया, हनुमान जी की पूजा वो करिए और आवश्यक है। शिव जी के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, एकादशी का व्रत, सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ओम आदित्याय नमः का कम से कम प्रत्येक दिन 3 माला जप, ये आवश्यक है। भाग्य भाव के अधिपति का दशम में जाना, ये ठीक रहेगा। धर्म कर्माधिपति, इसी वजह से तो आप पिछड़े हो, क्योंकि दुनिया की तरह आप सोचते नहीं हैं, इस वजह से आप पिछड़ जाते हैं। भाग्य भाव के बाद दशम भाव के अधिपति यहाँ बैठे, ये ठीक होगा, खराब नहीं है। पिता आपके ठीक होंगे, पिता की स्थिति ठीक दिख रही है, पर वो अपने आप में ही उलझे हुए हो सकते हैं। तो जब भी वो रहे हों तो निश्चित रूप से वो मजबूत रहे होंगे, वो कमज़ोर नहीं थे। आप ही थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे कमज़ोर है और पिता का सुख भी जो है वो थोड़ा सा वंचित सा देख रहा हूँ। इस वजह से उनका स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो निश्चित रूप से ध्यान देने की बात है, या फिर अगर देख लेना चाहिए, पिता वाला क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर है। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु हैं, जन्म कुंडली में 6वें में बैठे हैं, 8वें में बैठे हों तो ठीक नहीं होता। इस वजह से मैंने बात कही थी, व्यक्ति की कुंडली का लाभ कमज़ोर हो जाता है, अक्वायर करने की स्थिति देर से मिलती है और व्यक्ति रिकॉग्निशन देर से प्राप्त करता है। 12वां भाव बताया मैंने, ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अब आगे बताता हूँ। संतान वगैरह के लिए ये कुंडली अच्छी होगी, संतति में दिक्कत नहीं है। आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं, आपकी कुंडली में गुरु ठीक बन रहे हैं सप्तमांश कुंडली में, इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ। तो संतान के बारे में कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बलाबल के बारे में अगर बात करूँगा तो आपकी कुंडली में मंगल के पास और शनि के पास बल है, इस वजह से स्थिर संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जन्म स्थान से दूर जाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दिशा आपके लिए पश्चिम ज़्यादा बढ़िया रहेगी, अमेरिका और कनाडा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुद्धिमानी योग बहुत अच्छा बना हुआ है, अनुभवी योग बहुत अच्छा बना है, खर्चीला योग आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा का प्रभाव गजकेसरी का रहेगा, थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि पापग्रह बन रहे हैं चंद्रमा और अष्टम में गुरु बैठे हैं, ये बात बनती है। गुरु और मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप मार्केटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यवसाय खुद का सबसे बढ़िया होगा। दशाओं के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में जो आने वाली दशा है चंद्रमा के बाद मंगल की, वो धनदायक होगी और चंद्रमा की दशा आपको मेहनत करवा करके धन देगी। ये बस यही अंतर है। राहु की दशा मैंने बताई है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, पर फिर भी वो माइलस्टोन साबित होगी और वो आपको देंगे तो निकाल के भी लेके जाएंगे, ये बात भी दिख रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
रात्रि के 9:38 पे मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।